हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के 2022 वाले पेपर में जो सभी जीके वाले पेपर हुए हैं ग्रुप अलग अलग ग्रुप के, उनके सभी पेपर्स में से साइंस के जो क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर कि जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। यही सवाल का मतलब ये है कि दो प्रकार के अंग होते हैं, एक समजात अंग होते हैं और एक होते हैं संवृत्ति अंग होते हैं। तो जो समजात अंग होते हैं उनमें क्या होती है कि संरचना की बात आती है। जो समजात अंग होते हैं उनमें आती है संरचना समान होगी, बाहर से देखने पे वे अलग अलग दिखाई देंगे लेकिन उनकी आंतरिक संरचना जो बनावट है वो समान होती है। तो जो ऐसे अंग होते हैं जिनमें संरचना समान हो वो समजात अंग कहलाते हैं, और ऐसे अंग जो कार्य करने में समानता रखते हों लेकिन उनकी आंतरिक संरचना अलग अलग होती है तो वो जो है वो संवृत्ति अंग होते हैं। तो इसमें जो हमें सवाल पूछा है छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों, अग्रपाद का मतलब आगे के हाथ की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो समानता है वो समजात प्रकार की पाई जाती है कि इनकी आंतरिक संरचना समान होती है और इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे छिपकली के दीवार पर चढ़ने के लिए, पक्षी के उड़ने के लिए, मनुष्य के अग्रपाद किसी भी सामान को उठाने के लिए। तो इनके कार्य अलग अलग होंगे लेकिन आंतरिक संरचना समान होती है। तो इसमें मुख्य बात हमें ये ध्यान में रखनी होती है कि जिनकी संरचना समान और कार्य अलग अलग हो उन्हें समजात अंग होते हैं। तो यह हमारा दूसरे नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आयरन, जल और Fe3O4 और हाइड्रोजन के गुणांक क्रमशः। गुणांक का मतलब जो संतुलित रासायनिक समीकरण की जाती है उनमें जो आगे आने वाले अंक हैं जो यहाँ नहीं होकर के यहाँ पर आगे लगते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? गुणांक भी कहा जाता है एक प्रकार से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए उसके बाद में इन सभी के चारों के जो गुणांक है वो क्रम से क्या होंगे वो हमें ध्यान में रखना है। तो इससे सबसे पहले हमें संतुलित करना पड़ेगा इसे। तो देखिए, संतुलित करने का तरीका ये है कि Fe3O4 में सबसे पहले हमें एक मेटल को पकड़ लेना है। तो इसमें देखिए आयरन के 3 है तो हम यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए 3 यहाँ पर लगा देंगे आयरन के आगे। दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है रासायनिक अभिक्रिया में। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर भी 3 है, लेकिन जब भी हम संतुलित समीकरण करते हैं तो उन्हें हम फिर इन तत्वों के आगे की ओर लगाते हैं, आगे की ओर लिखा जाता है। तो आयरन यहाँ पर हमारे बराबर हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर 2 ही है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजन तो 4 हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन की जो संख्या हमारी यह 4 दूनी 8 हो चुकी है। तो 8 बनाने के लिए अब हमें राइट साइड में भी क्या होगा, 8 बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन को। जो 2 यहाँ पर है, अब इसका 2 से 8 कब बनेगा, जब इसे हम 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन दाईं तरफ भी 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्रम से देखते हैं और यहाँ पर ये एक ही है। तो इस तरीके से देखने पर हम देखते हैं कि हमारे चारों के गुणांक किस क्रम से मिल रहे हैं। तो कौन से विकल्प में ये है? 3, 4, 1 और 4। तो 3, 4, 1 और 4 हमारे दूसरे नंबर के विकल्प में है, तो दूसरा नंबर का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन परमाणुओं की 3.11 इंटू 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या है? यानी ये सवाल जो है ये परमाणु की संख्या दे रखी है। नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु आवर्त सारणी में 7वें नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 7 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान अलग होता है, वो भार होता है एक प्रकार से परमाणु का, तो वो 14 है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने का एक सूत्र है, मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार। तो ग्राम बटा अणुभार, तो अणुभार क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हमारा इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, ग्राम इसकी पदार्थ की मात्रा हो जाएगी और मोलों की संख्या होगी। तो ये जो मोल है 3 इंटू 0.011 इंटू 10⁻23, ये क्या है, इससे हमें सबसे पहले इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें सबसे पहले अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 का भाग लगा देंगे। तो ये एक मोल में जो है वो परमाणु की संख्या होती है। तो जब इसका भाग हम इसमें लगाएंगे तो ये पूरा इसको 0.5 यानी आधे बार इसको काट देगा। तो इसमें जो हमें मोलों की संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, आधा मोल प्राप्त होगी। तो जो आधा मोल प्राप्त होने के बाद में हम इसमें सूत्र में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो मोल की जगह पर हम रखेंगे 0.5, ग्राम में मात्रा हमें ज्ञात करनी है और अणुभार जो होता है नाइट्रोजन का वो 14 होता है।
तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ग्राम का 1 से गुणा होगा तो ग्राम का ग्राम ही रहेगा, और 0.5 का 14 से गुणा होगा तो ये आधा हो जाएगा, और 0.14 से गुणा होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये इसका आधा होने पर क्या बन जाएगा, हमारे पूरा 7 बन जाएगा, और 7 ग्राम आ जाएगी पदार्थ में मात्रा। तो विकल्प हमारा तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के जो द्रव्यमान है इतने अणु संख्याओं में, ये क्या है इसका, तो ये ध्यान रखना, इसमें ये अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तो उसमें अवोगाद्रो संख्या से ही ज्ञात की जाती है, द्रव्यमान अलग होता है। ये इनके कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणु संख्या इस तरीके से दी जाती है, तो हम उसको अवोगाद्रो संख्या से भाग लगाकर उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और फिर मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार वाले सूत्र से इसे हम सरल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें है हमारे एक समीकरण दे रखी है जिसमें लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ हो रही है और लेड क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, और कॉपर यहाँ पर अलग हो रहा है। तो इसमें से हमें देखना है कि उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो इसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एक तत्व के द्वारा इस दूसरे तत्व में से कॉपर आयन का क्या कर दिया है, विस्थापन कर दिया है। तो जब एक आयन आता है और दूसरा चला जाता है, तो इस प्रकार के जो उदाहरण होता है वो हमारे विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन को ही प्रतिस्थापन भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जो क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो सक्रियता श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर की ओर आते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और अपने से नीचे आने वालों को विस्थापित कर देते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में लेड ऊपर आ रहा है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें है 10 किलोग्राम द्रव्यमान मेज के एक बिंदु ए पर है, इसे ए से 2 मीटर दूर पर स्थित बिंदु बी तक खिसकाया जाता है। यानी एक बिंदु ए है, इसे बी तक खिसकाया जाता है, इसकी दूरी टोटल 2 मीटर है। अब इसमें यदि ए व बी एक क्षैतिज रेखा में ही बनाया हमने, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। तो गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो ये विस्थापन की दिशा हो गई और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है ये एक प्रकार से 90 डिग्री बना है। तो 90 डिग्री बनने पर हमें क्या करना है, सूत्र हो जाएगा हमारा कार्य का। इसके संबंध में एक सूत्र होता है W बराबर FS कोस थीटा। तो कोस थीटा जो थीटा है वो 90 हो गया है, और W बराबर FS। अब इसमें हमें F निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कोस थीटा जो है इसके साथ में गुणा में है। विस्थापन हमें दिया हुआ है 2 है, और कोस 90 जो होता है, जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कोस 90 इसका रिवर्स हो जाता है। तो कोस 90 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का जो वैल्यू है वो 0 है। तो जब आप इसकी जब अपने थीटा के मानों की जब टेबल बनाते हैं तो उसमें जो साइन 90 का मान है वो 1 है, तो कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा तो हमें बल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा ही पद जो है वो 0 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, जो किया गया कार्य है वो 0 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर हमारा अगला सवाल है, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। पहले विकल्प में है मीथेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। तो इनमें सब में क्या है कि मीथेन का सूत्र CH4 होता है, क्लोरोफॉर्म में CH है, एथेनॉल हमारा एल्कोहल है जो C2H5OH है, C2H5OH है, और उसके बाद एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का अगर यूँ देखा जाए तो जो मोलिकुलर वेट है, अणुभार है, वो ज़्यादा होता है। तो एक तरीका ये होता है कि जिसका अणुभार ज़्यादा होता है उसका गलनांक क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या है कि एसिटिक अम्ल में क्या है कि पीछे की ओर जो COOH समूह के अंदर H आता है, तो इसका सूत्र है CH3COOH एसिटिक अम्ल का। तो इसमें जो H है ये क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो जब भी बंध बनाया जाता है हाइड्रोजन बंध, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो मजबूती से जुड़ जाते हैं तो उसको गलाने के लिए और उसको वाष्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका गलनांक अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल इनमें से अधिकतम गलनांक वाला होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें है पूछ रहा है हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना है। तो ये पूछ रहा है द्रव्यमान का अनुपात कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, सूत्र ये होता है सबसे पहले इसका CO2। तो कार्बन का अनुपात है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है। कार्बन का जो है वो परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसमें द्रव्यमान पूछ रहा तो इसका परमाणु द्रव्यमान इसका डबल 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, 16 हो जाएगा, और 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अब काट देंगे
तो ये 4 के पहाड़े से 3 बार, और ये यहाँ पर 4 वाट है 32, 3:8 में कट जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि इनका जो अनुपात है वो 3:8 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो अग्नाशय में 3 प्रकार की अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें से जो अल्फा के का गौण है वो अल्फा कोशिकाओं द्वारा और बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, और सोमेटोस्टेरोन ये गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अब ये पूछा कौन सा नहीं है, तो रिलैक्सिन हार्मोन ये है प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से, तो ये वेग मिल गया हमें, घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी का वेग 0 है पहले। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा। क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि घटना से पहले संवेग और घटना से बाद में संवेग, तो m1 v1 संवेग का सूत्र हो जाएगा पहले, और m2 v2 हो जाएगा हमारे घटना के बाद में संवेग। तो ये होने के बाद में क्या होगा कि इसमें जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, पहले जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है वो कितना है 40 है। तो m1 का मान 40 इंटू v1 6 मीटर बताया है, और उसके बाद में बराबर m2 क्या होगा कि 4 किलोग्राम गाड़ी है जो बाद में जुड़ जाएगी, और 40 लड़की का, तो टोटल वेट जो हो जाएगा वो 44 हो जाएगा। इसके बाद पूछा है हमें v2, तो v2 के लिए हम यहाँ रख देंगे। जैसे ही v2 निकालेंगे 44 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा, और जब इसका हम सोल्व करेंगे तो 5.45 मीटर प्रति सेकंड वेग जो यहाँ से v2 निकल जाएगा, इसको इस तरीके से नीचे भेजने पर, तो 5.45 मीटर प्रति सेकंड वेग जो है हमारा इस वाले सूत्र से हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पादप वृद्धि को रोकता है, तो पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन जो इनमें से है वो एब्सिसिक अम्ल है। तो पादप वृद्धि, जो पादप की वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन होते हैं, कुछ पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं, ऑक्सिन है जैसे, ये पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं, कुछ वृद्धि को रोकने वाले भी होते हैं, वो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा प्रोपेनोन एक 3 कार्बन यौगिक है, बिल्कुल है। जब भी प्रोप आता है तो उसमें कार्बन की संख्या 3 होगी, और पीछे क्रियात्मक समूह नॉन, यानी इसमें ओन क्रियात्मक समूह लगता है। तो ओन जो क्रियात्मक समूह लगता है वो कीटोन का होता है। एल्कोहल का जो होता है वो OH होता है, और इसमें ओल लगता है पीछे। एल्डिहाइड में CHO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है। तो यहाँ पर जो ओन है वो किसका हो जाएगा, कीटोन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, और जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बुझा हुआ चूना, और ये हो जाएगा शुष्क चूना। तो शुष्क चूने में पानी मिलाएंगे तो कोई भी चीज़ बुझ जाती है, तो उस बुझा हुआ चूना बनता है। अब ये इसमें पूछ रहा हमें कि के साथ अभिक्रिया करता है, यह बुझे चूने का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है पहले विकल्प में। तो ये पूछ रहा है हमें कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य पकड़ना हमें। इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक ऊष्मा इसको मिलाने पर, जैसे घर में हम चूने को घोलते हैं तो उसमें गरम गरम गैसें, और वो पूरी मटकी गर्म हो जाती है। जब मटकी में घोला जाता है या किसी भी बर्तन में आप घोलते हो तो गर्म हो जाता है, और गरम गरम उसमें से भाप निकलने लगती है। ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और अगला विकल्प है हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 हैं। तो ये जो है विकल्प नंबर हमारा 3 जो है, ये विकल्प नंबर 3 जो है कि ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया नहीं होती है। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा, बाकी तीनों विकल्प सही है। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने सभी प्रश्नों को देखा है। ये यहाँ पर मेरे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इनका आंसर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो पूरी करते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।